नमस्कार, जय जौहर। छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, 3 फेजेस में चले और उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सी पार्टी ने कितना और कैसा परफॉर्म किया और कितने सीट्स बीजेपी के पाले में और कितने कांग्रेस के पाले में आएंगे। हम ये एनालिसिस लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। आज हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट नीरज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ से। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। बहुत ही डल लोकसभा इलेक्शंस गए और जिस तरह से उत्साह देखने को मिला, ना पॉलिटिशियंस में ज्यादा उत्साह था, ऑपोजिशन में तो बिल्कुल भी नहीं था, जनता में भी वो उत्साह देखने को नहीं मिला और मीडिया में भी कहीं ना कहीं एक उत्साह की कमी महसूस हुई। लेकिन एक जो बहुत बड़ा सवाल अब उभर के ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो ऑलरेडी एक स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का माना जाता है छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन के बाद, आपको क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस ने कैसा परफॉर्म किया और बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया? ये मेरा पहला सवाल। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी ही दो पार्टियां हैं, यहाँ पे तीसरे का कोई चांस नहीं बन पाया है जी। आपने ट्राई किया तो इन दोनों में ही डिसाइड होना है। और इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्लस जो माहौल है राम मंदिर 3100 रुपये और महिला निधि वगैरह का जो माहौल है, तो कांग्रेसी तो हार मान के बैठे थे, ऐसा लग रहा है अभी भी, और भाजपा वाले मान के बैठे कि हम जीत रहे हैं। तो दोनों साइड में कोई मेहनत नहीं हुई, तो इसलिए आपने देखा होगा पूरे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन का कोई बहुत ज्यादा माहौल दिख नहीं रहा था। बीच में रामनवमी और हनुमान जयंती आने की वजह से आपको ये शहरों में झंडे, ऑरेंज कलर के सैफरन झंडे दिख जाएंगे, लेकिन उसके अलावा दोनों पार्टियों ने ही कोई कोशिश नहीं की, ना एक पार्टी ने जीतने की ना दूसरे ने जीतने की। तो ये माहौल ही वैसा था। ये सबसे डल इलेक्शन कह सकते हैं पिछले 25-30 सालों का। सर, अगर मैं वोटर टर्नआउट की बात करूं तो एक सवाल एक वोटर टर्नआउट वाला भी है, लेकिन वोटर टर्नआउट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं उसके लिए, लेकिन क्योंकि एक क्यूरियोसिटी उसके अराउंड बनी हुई है, वोटर टर्नआउट देख के रोज यही डिस्कशन हो रहा है कि इस बार काफी एंथुजियाज्म कम था लोगों के बीच में। आप अगर इस बात को वोटर टर्नआउट में थोड़ा सा तब्दील करके बताएंगे कि किस तरह से 2014, 2019 और 2024 को अगर हम कंपेयर करें वोटर टर्नआउट के बेसिस पे, तो भी क्या आप बोल सकते हैं कि सबसे डल लोकसभा इलेक्शंस था? वोटर टर्नआउट छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा डिफरेंट कभी नहीं रहा है। हाँ। हर चाहे 14, 19 या 24 में आप देखें, वो 60 से 75% के बीच ही रहता है। अगर 65 के आसपास आता है तो लोग कहते हैं बहुत खराब हुआ, 75 चले जाता है तो बोलते थोड़ा अच्छा हो गया, तो 70 के आसपास ही रहता है। इस बार भी मेरा ख्याल है सब जगह उतना ही पोलिंग हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो शायद 8% पोलिंग ज़्यादा हुई है पिछली बार से, और प्रदेशों में खासकर मेरा ख्याल है महाराष्ट्र वगैरह में तो यहाँ से बहुत कम पोलिंग हुई है, 50-60% के आस। तो छत्तीसगढ़ का शुरू से ही 60 से 70% के बीच पोलिंग टर्नआउट रहता है। इस बार युवा वोटर्स काफ़ी जुड़े हैं, मेरे ख्याल से 5-1 लाख युवा वोटर्स जुड़े हैं, जो कि 2 करोड़ के पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा नंबर होता है, 2-4%। तो वोटर टर्नआउट के हैसियत से अगर आप देखें तो शायद ऐसा मेरा मानना है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि युवा जो है वो थोड़ा एंथुजियाज्म उसका बीजेपी के लिए ज्यादा है। सर, ऐसी कौन सी 4 सीटें हैं? आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने कोशिश नहीं की बीजेपी ने जीतने की, और कांग्रेस तो ऑलरेडी हार के एक लॉस्ट बैटल ही लड़ रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप कांग्रेस को देखें तो कास्ट इक्वेशन मन में रख के उन्होंने अपने कैंडिडेट जरूर फील्ड किए थे, लेकिन रिसोर्सेज वाइज कोई स्पेंडिंग कांग्रेस ने नहीं की। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जैसे कि भूपेश बघेल, जिन्होंने अपने रिसोर्सेज यूज करके कोशिश जरूर की फाइट देने की। तो कौन से ऐसे 4 सीट आप बोलेंगे जो इस बार, जहां पे कांग्रेस ने थोड़ी बहुत अपने रिसोर्सेज लगा के ही सही, कैंडिडेट्स ने अपने रिसोर्सेज लगा के ही सही थोड़ी फाइट दी है? कौन से ऐसी 4 सीट है जहां पे अगर कांग्रेस को 2019 की तरह 2 सीट भी आते हैं तो वो इन चारों में से कौन सी वो 2 सीट भी हो सकती है? देखिए, जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे और कांग्रेस हार के आई थी ये असेंबली इलेक्शन, तभी ये डिसाइड हो गया था। मैं कम से कम कांग्रेस के सीनियर लीडर्स से मैंने काफी सुना था कि हम लोकसभा का टिकट उन्हें ही देंगे जिनके पास अपने रिसोर्सेज हैं। ये कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस मिलने के पहले, उनका अकाउंट फ्रीज होने के पहले की बता रहा हूं मैं आपको, तो पहले से उनके मन में था कि ये तो जो सक्षम कैंडिडेट हैं, जो 5 साल मंत्री रहे हैं और जो एमएलए रहे हैं, उन्हीं को टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा थे। अब आप 11 टिकट में से देखिए, 4 तो मंत्रियों को मिले, एक वो स्पीकर साहब की वाइफ हैं, एमएलए एक हैं ये उपाध्याय, तो ऐसे 6 टिकटें वैसे ही हो गई।
बाकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में छोटे मोटे चेंजेस किए इन लोगों ने, वो भी जो पुराने कैंडिडेट थे उन्हीं को दोबारा चांसेस मिले हैं। तो कांग्रेस ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास रिसोर्स क्रंच है। भाजपा हमेशा अपने कैंडिडेट्स बदल के कोशिश करती है। पिछले बार उनने पूरे 11 बदले थे, इस बार शायद 8 या 9 बदल दिए हैं। तो भाजपा कॉन्फिडेंस के साथ कर रही थी वही काम, और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कर रहे थे कि भाई हमें जिसके पास पैसे हैं वो लड़ लेना जी। और ये लोग कॉन्फिडेंस कि हम तो जीत रहे हैं, तो हम जिसे खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा जी। लेकिन अब आप पूछें कि 4 कैंडिडेट सीट ऐसी कौन सी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है जी। देखिए, एक तो बघेल शुड डू वेल, मतलब उनका सीएम रहे हैं तो इतना प्रभाव तो होना चाहिए राजनांदगांव के गांवों में, रूरल एरियाज में। तो एक सीट हो गई। दूसरी, महंत जी की वाइफ एक सिटिंग एमपी है, और उनके खिलाफ जो है सरोज पांडे, उनके खिलाफ बीजेपी है। हाँ, कोरबा की सीट तो दूसरी वो हो गई। कवासी लखमा जीत सकते हैं बस्तर में, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है वहां पे। अब उनने कितना इंटरेस्ट लिया है मुझे नहीं पता, बट उनकी पकड़ अच्छी है। और चौथी सीट है कांकेर, जहाँ पे भाजपा बहुत स्ट्रांग नहीं है। एक सीट जो आउटसाइड मान सकते हैं वो महासमुंद, शायद ताम्रध्वज जी कुछ कर पाए, क्योंकि 5 साल वो भी उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये 5 हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इनमें से 2 से ज्यादा में चांस है। बाकी 6 तो आप भूल ही जाओ। सर, ये जो सारी सीटें हैं, ट्रेडिशनली 2014 में भी देखा गया कि 10 आउट ऑफ 11 गई, 2019 में 9 आउट ऑफ 11 चली गई बीजेपी को। तो छत्तीसगढ़ का एक जो इतिहास रहा है वो यूजुअली छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन के बाद बीजेपी स्ट्रांग होल्ड ही माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वैसे भी कांग्रेस के लिए ज्यादा गेन के लिए कुछ रहता नहीं है। ठीक, कांग्रेस की बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 20-25 सालों का जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, इसमें कांग्रेस ने कभी भी 2 से ज्यादा सीटें नहीं जीती लोकसभा में। उसका कारण क्या है? पहले अटल वेव में 2003 में, जबकि 2003 में 2004 में भाजपा हार गई, फिर भी यहाँ से 9 जीत के गए थे भाजपा के। उसके बाद 9 में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाई यूपीए की, लेकिन फिर भी यहाँ से 9-10 जीत के गए थे भाजपा के। 14 में तो खैर मोदी वेव थी, तो यहाँ पे उसका असर रहा। 19 में फिर पुलवामा मोदी वेव थी, फिर असर रहा। इस बार फिर वैसे ही लग रहा है राम मंदिर और ये 3100 बोनस वाली वेव रहेगी। तो 2 से ज्यादा जीतना वैसे भी कांग्रेस की फितरत नहीं रही, किस्मत भी नहीं रही है। जिस तरह से इलेक्शन होते रहे, जिस तरह से टाइम्ड रहे हैं इलेक्शन पिछले 25 सालों में, तो इस बार भी ऐसा कोई विशेष अंतर आ जाएगा ऐसा लगता नहीं। कितनी सीट्स देंगे सर, आखिरी सवाल है, कितनी सीट्स देंगे इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस को, अगर आपको अपना एक अंदाजा ही देना हो तो? कि अगर कांग्रेस के जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है तो 2 जीत जाएंगे, और नहीं किया है तो शायद 1 जीतेंगे। नहीं किया है तो 1 जीतेंगे। वरना आपको 11 स्वीप का आपको अंदेशा लग रहा है? क्योंकि विष्णुदेव साई को तो बीजेपी की तरफ से, हाईकमांड की तरफ से एक टास्क दिया गया था कि डबल इंजन की सरकार है, अब तो तुम्हें निकालना ही है, अगर तुम नहीं निकालोगे तो फिर मुसीबत वाली बात है। 11 तो आ सकती हैं ऐसा, जैसे मैं कहा ना, राम मंदिर तो एक फैक्टर है, लेकिन लोकल फैक्टर्स भी भारी हैं। जैसे 3100 उनने डिपॉजिट कर दिए, महिलाओं के 1000 के 2 किस्त डिपॉजिट कर दिए महतारी वाले। तो इसका असर मेरा ख्याल है कि राम मंदिर से ज्यादा है लोकल असर जो है। अब इसमें बस्तर कितना लपेटे में आया है या राजनांदगांव, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ हो सकता है 11 स्वीप कर जाएं। सर, आपको लगता है रिजर्वेशन भी एक मुद्दा रहा हो, रिजर्वेशन या संविधान को बदलना? क्योंकि कांग्रेस ने कोशिश की कि लिमिटेड अपने जो कैंपेनिंग कर सके वो ये सारे मैसेजेस जनता तक पहुंचाए कि अगर 400 पार हो गया बीजेपी तो शायद संविधान बदल जाए। और रिजर्वेशन एक डोमिनेंस यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि काफी SC/ST पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो रिजर्वेशन को लेकर जो डर बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, आपको लगता है थोड़ा सा टैप कर पाया है कांग्रेस इस चीज को? देखिए, रिजर्वेशन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जो अपने पास फिगर्स अवेलेबल हैं उसमें करीब 40 से 50% ओबीसी हैं, 32% तो ट्राइबल ही हैं, 15 से 20% SC हैं। तो यहाँ आप किसको डराओगे रिजर्वेशन के नाम से? तो एक वो, दूसरा
मेरा ऐसा मानना है कि ये नॉन इश्यूज वाला इलेक्शन है, जिसे मैं कहता हूँ कि ये मंगलसूत्र इलेक्शन है। नॉन इश्यूज हैं, आप मंगलसूत्र ये कर लोगे, भैंस छुड़ा लोगे, मुसलमानों को जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वोट दे दोगे। ये कांग्रेस उसी तरह से कांग्रेस कर रही कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, हम एक्सरे करेंगे, और इस तरह की ये नॉन इश्यूज हैं। कोई भी इलेक्शन विश्व भर में इलेक्शन लड़े जाते हैं मुद्दों पे जिनका कोई सामाजिक महत्व है, जैसे महंगाई हो गया, रोजगार हो गया, और हेल्थ के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं। ये सब आपने सुना क्या किसी भी इलेक्शनिंग के दौरान इन इश्यूज पे कोई कुछ बोल रहा हो? कोई कुछ नहीं बोल रहा। सब नॉन इश्यूज पे बात करके, मंगलसूत्र पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे और चेंज पे बात करके अपना टाइम निकालना चाहते हैं। तो सर सबको इतना पर्याप्त मिल चुका है कि अब शायद इन इश्यूज की जो रियल इश्यूज है उनकी जगह नहीं है, क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है। नहीं, सबका पेट भरा नहीं हुआ है। ये इलेक्शन गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन हो रहा है एक आइडिया इलेक्ट करने के लिए। ये हमारा आइडिया क्या है? हिंदुत्व। हमारा आइडिया क्या है कि मंदिर बनने चाहिए। हमारा आइडिया क्या है कि 370 वगैरह ये मुसलमानों को ठिकानों लगाओ। हमारा आइडिया क्या है कि अरे भाई ये आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बदल। तो ये आइडिया को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन है। मोदी की गारंटी इज एन आइडिया, उसको इलेक्ट करने का इलेक्शन। आप गवर्नमेंट जब इलेक्ट करते हो तो इश्यूज पे इलेक्ट करते हो, लेकिन जब ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि क्या इशू है, तो फिर आप आइडिया इलेक्ट करते हो कि हाँ इसका आइडिया बेटर है, इसी को दे दो। बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर। ये बात बहुत साफ तरीके से नजर आई कि ये जो पूरा लोकसभा इलेक्शन स्पेशली छत्तीसगढ़ में जो देखा गया वो नॉन इश्यूज पर लड़ा गया। जैसे कि राम टेम्पल का एक इशू जो यूपी में बना, लेकिन फिर भी हिंदुत्व का एक इशू है। सैफरन, केसरी रंग पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, भले वो ट्राइबल एरिया का जगदलपुर ही क्यों ना हो। तो ये नॉन इश्यूज पे यहाँ के लोगों ने इस बार इलेक्शन लड़ा, और मोदी के अगेंस्ट खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। मोदी के अगेंस्ट खड़े होने वाले यहाँ के कॉमन लोग थे। जैसे कि फोन पे हमारी कल बात हो रही थी और आपने ये कहा था कि ये मोदी वर्सेस कॉमन पीपल वाला इलेक्शन था, तो इसलिए लोगों में भी ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया। ऑपोजिशन में तो उत्साह नाम की कोई चीज ही नहीं थी। लेकिन ये इलेक्शन अब तक का सबसे डल इलेक्शन था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उस डल इलेक्शन में भी इस बार अच्छे वोटर टर्नआउट एक दिया है। लेकिन इस बार देखना होगा 4 जून को कि असली नतीजे जब बाहर आते हैं किसके पक्ष में कितने ज्यादा वोट्स पड़े हैं। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ तक के लिए। नमस्कार, जय जवाहर।